तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू अंडरस्टैंड करने से पहले मैं एक दफ़ा ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है या एक्शन है वो क्विकली रिवाइज कर दूं कि लेट्स सपोज कोई एक वेव फंक्शन है साई, जब उस पे वेव फंक्शन उस पे ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर ए अप्लाई होने के बाद दो सूरतें हो सकती हैं, या तो स्टेट आपको एज सच वापस मिलेगी, यानी कि जो फंक्शन है वेव फंक्शन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वेव फंक्शन चेंज हो जाए। तो अगर वेव फंक्शन चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि स्टेट कोलैप्स हो गई है, और अगर वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती तो स्टेट एज सच वापस मिल जाती है, रिटेन रहती है, तो वो जो है स्टेशनरी स्टेट होगी। अब एक ऑपरेटर ए अप्लाई किया जाता है किसी वेव फंक्शन पे, आपको वेव फंक्शन भी वापस मिलता है और उसके साथ साथ कोई वैल्यू मिलती है। तो जो वेव फंक्शन वापस मिलता है अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो अनअफेक्टेड रहता है, तो ऐसे वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन का नाम दिया जाएगा। और आइगन फंक्शन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आफ्टर एक्टिंग दी ऑपरेटर, उस वैल्यू को आइगन वैल्यू का नाम दिया जाएगा। सो इफ एन ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेटिंग लेफ्ट दी वेव फंक्शन अनअफेक्टेड, then wave function is called eigen function and the constant value, अब constant value वही मैंने बताई जो wave function के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, constant value multiplying with the wave function is called eigen value। इसके मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखा जा सकता है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ऑपरेटर एक वेव फंक्शन साई है, उस पर ऑपरेटर ए अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होने के बाद वेव फंक्शन एज सच मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, और उसके साथ साथ कोई वैल्यू मिलती है ए, तो यहाँ पर साई को आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर और ए को आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। और ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर दी ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर साई अगेन सिंपली ये वेव फंक्शन नहीं है बल्कि ये आइगन फंक्शन होगा। और इसी तरह जो ए वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सिंपल कोई वैल्यू नहीं है बल्कि ये आइगन वैल्यू है। तो आइगन फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई वेव फंक्शन साई है, उस पर एक ऑपरेटर आई अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद आपको वेव फंक्शन एज सच मिलता है साई, लेकिन उसके साथ एक वैल्यू मिलती है 1। तो इस इक्वेशन के अंदर जो साई होगा वो आइगन फंक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, और इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1। इसी तरह से और भी एग्जांपल दी जा सकती है, जैसे डेरिवेटिव ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई किया जाए, ई रेज पावर एक्स पर अप्लाई किया जाए, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर जब अप्लाई किया जाएगा ई रेज पावर एक्स पर, तो क्या रिजल्ट मिलता है, ई रेज पावर एक्स ही मिलता है। अब ई रेज पावर एक्स के साथ सपोज कर लें कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज पावर एक्स, जो 1 है वो आइगन वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑपरेटर होगी, और जो ई रेज पावर एक्स है वो आइगन फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑपरेटर होगा। एंड सेम फॉर द इंटेग्रल ऑपरेटर। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए जो आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज वो डिफरेंट हो सकती है। एक बात याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा वेव फंक्शन जो एक ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो वो दूसरे ऑपरेटर का भी आइगन फंक्शन होगा। तो ये ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरी करेंगे। तो इस केस के अंदर जो मैंने बताया कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है आई साई इज इक्वल टू 1 साई, तो आई एक आइगन फंक्शन होगा और 1 एक उस आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू होगी। अब क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स सारी जो है फील्ड डेवलप करने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि उन मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी किया जा सके जिनको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो फिजिक्स का जो है अल्टीमेट पर्पस होता है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पर्पस अल्टीमेट यही होगा कि हम डिफरेंट ऑपरेटर्स वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कोई मेजरमेंट सामने आएगी। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ये टर्म है, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूं डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोबेबिलिस्टिक
expected value of dynamical variable during measurement in quantum mechanics is called expectation value। तो ये probabilistic expected value बताता है किस चीज की, डायनामिकल वेरिएबल्स की। डायनामिकल वेरिएबल पे पहले भी बात हो चुकी है। डायनामिकल वेरिएबल के अंदर पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। तो आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पे, मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेके कोई आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम दिया जाता है। तो ये कैसे फाइंड की जा सकती है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? अगर ऑपरेटर ए है तो ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? ए एक्सपेक्टेशन को यूं लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार ए साई डी एक्स बाय साई स्टार साई डी एक्स। समटाइम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसका फार्मूला कुछ बुक्स के अंदर आपको कुछ यूं मिलेगा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, मींस डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 होगा। ये वो केस होगा जब जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में साई स्टार साई इंटीग्रल इक्वल टू 1 होता है। तो ए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सिंपली बन जाएगी इंटीग्रल साई स्टार ए ऑपरेटर इनटू साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। अगर डिराक नोटेशन की बात की जाए, यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी साई ब्रा ए साई कैट divided by psi bra and psi cat. So this is the formula for the expectation value. Expectation value different जो 1 dimensional 3 dimensional problems आएंगे उसमें फाइंड की जाएगी, और आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है वो पोजीशन और मोमेंटम की, और उसके साथ साथ फिर इसी तरह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जो डिफरेंट अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पे मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी रिलेशन। जैसे अभी मैंने बात की थी कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स की बात होगी तो अनसर्टेनिटी पे लाजमी हम बात करेंगे। अनसर्टेनिटी सिंपल मीनिंग इसके क्या है? मेजरमेंट के दौरान जो पॉसिबल एरर होता है तो उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। पॉसिबल एरर की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मतलब अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, परसेंटेज, तो इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं सिंपल फिजिक्स के अंदर जो मेजरमेंट की जाती है। अनसर्टेनिटी के सोर्सेज क्या हैं? इसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, ड्यू टू जो है ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो अपीयर होगा ड्यू टू ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट पे जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उसके थ्रू कोई एरर आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो कितनी वेरिएशन पॉसिबल है इसको एक मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू लिखा जाता है। अगर एक ऑपरेटर ए है वो ऑपरेट किया जाता है किसी वेव फंक्शन पे, तो वो ऐसे ऑपरेट हम करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाएगा। अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली ए स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। इसकी मीनिंग क्या है कि आप किसी वेव फंक्शन पे ए स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई कर दें, और इसी तरह से फिर हम अप्लाई करते हैं ए ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर अप्लाई करके दोनों की मीन्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ली जाती हैं। तो ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये दोनों अलग से फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द अनसर्टेनिटी। तो दो ऑपरेटर्स की अगर अनसर्टेनिटी देखनी है, दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड बी कॉम्यूटेटर रिलेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड इट्स मॉड डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, पर्टिकुलर केस देखा जा सकता है पोजीशन और मोमेंटम का। पोजीशन और मोमेंटम पे जब ये दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का रिलेशन या प्रोडक्ट रिलेशन अप्लाई किया जाएगा,
दैट विल बिकम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर टू। ये हमने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि पी और एक्स और पी का जो कॉम्यूटेटर रिलेशन है वो इक्वल होता है आयोटा एच कट। तो यहाँ पे अगर आयोटा एच कट इंसर्ट किया जाए तो आयोटा क्योंकि मॉड की वजह से खत्म हो जाएगा, सो दिस रिलेशन बिकम्स एच कट बाय 2। तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है, और इस अनसर्टेनिटी रिलेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं उनमें कितनी अनसर्टेनिटी बनती है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट्स में लाजमी लिखें, और मेरे चैनल फिज़िक्स आसान को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पे आपको मज़ीद जो है शॉर्ट क्लिप्स भी मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर्स भी मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स से सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया है, जो ही ये क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ ख़त्म होगी तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं लेक्चर्स शुरू करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको व्यू करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।